नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं रानी पद्मिनी के बारे में। रानी पद्मिनी जो है उसका नाम इतिहास में अमर है। बच्चा बच्चा रानी पद्मिनी के बारे में जानता है और आज आप रानी पद्मिनी के बारे में बहुत शानदार एक इंटरेस्टिंग कहानी है उसके बारे में भी जानोगे। लेकिन उससे पहले उसका अपन प्रारंभिक परिचय देखते हैं। प्रारंभिक परिचय में अपन चर्चा करते हैं उसके माता पिता कौन थे, पति कौन थे, सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो अपना हेडिंग देखिए, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी की चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले रानी पद्मिनी कौन है, तो ये सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप को वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? श्रीलंका। तो कहां की राजकुमारी है? सिंहल द्वीप की राजकुमारी है और वर्तमान में ही अपन सिंहल द्वीप को क्या कहते हैं, तो याद रखना श्रीलंका कहते हैं। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन थे और माता जो थी चंपावत थी। तो पहले इसका परिवार ही देख लेते अपन। तो पिता कौन है? पिता इसके गंधर्व सेन बताए जाते हैं और जो इसकी माता है वो चंपावती थी। उसके पश्चात देखिए रानी पद्मिनी जो है इसके पति देव कौन थे, तो इसके पति थे रतन सिंह। पति कौन है? तो रतन सिंह इसके पति हैं। रतन सिंह कहां के राजा थे? तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहां के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के राजा थे। आप देखिए जो रानी पद्मिनी है इसकी पूरी कहानी एक तोते पर डिपेंड करती है। रानी पद्मिनी का जो एक तोता था उस तोता का नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता ऐसा तोता है जो मानव की तरह बोलता था। ये अपने राजस्थान में भी आजकल पाया जाता है और ये गागरोन के आसपास पाया जाता है। अब देखो इसकी कहानी की चर्चा करते हैं। ये जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मिनी, इसके पास ही तोता रहा करता था। इस तोते का नाम था हीरामन तोता। ये ऐसा तोता है जो मानव की तरह बोलता था। अब एक दिन क्या हुआ, इस तोते का मूड चेंज हुआ और ये पिंजरे में था। जिस पिंजरे का जो दरवाजा था उस दिन खुला था और ये तोता मूड फ्रेश करने के लिए अपने पिंजरे से बाहर निकल गया। और देखिए आप मैप में देखो हल्का सा, ये अपना इंडिया का मैप है और यहां पर ये श्रीलंका है। तो यहां से तोता उड़ा और यहां से उड़ता उड़ता ये सैर सपाटे के लिए निकला था और ये उड़ता 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 अपने राजस्थान में आ गया। और यहां पर राजस्थान में गागरोन है, गागरोन झालावाड़ में है। तो यहां आकर के इस झालावाड़ में आकर के इतनी दूर आकर के यहां पर बैठ गया। कहने का मतलब तोता निकला तो था सैर सपाटे के लिए, लेकिन ये मार्ग भूल गया और सीधा अपने राजस्थान में पहुंच गया झालावाड़ में और यहां आकर के एक पेड़ पर ये बैठ गया। अब वहां पर क्या हुआ, इस तोते को एक शिकारी ने पकड़ लिया। एक शिकारी था, उसने पकड़ लिया और शिकारी बहुत भूखा था, उसे भूख लगी हुई थी। और शिकारी ने क्या किया, इस तोते को मारने की कोशिश की कि मार के खा लेते हैं। तोता बोला, किससे बोला? शिकारी से बोला कि शिकारी तू मुझको मत खा। जब तोता बोला तो शिकारी ने सोचा यार तोता बड़ा गजब का है, बोलता भी है। तो शिकारी ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा साहब, क्योंकि मेरे पेट में तगड़ी वाली भूख लगी है, चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, खाना पड़ेगा मुझे। तो इस तोते ने कहा, हीरामन तोते ने कहा कि तू ऐसा कर, मुझे बेच दे। अभी मुझको खाएगा तो यार तेरा नाश्ता पानी नहीं होएगा, तो ऐसा कर मुझे बेच दे। अगर तू मेरे को बेचेगा तो तेरे पास खूब सारे पैसे आएंगे और कई दिन का भोजन का जुगाड़ हो जाएगा। ये बात शिकारी की जच गई। शिकारी ने क्या किया कि तोते को एक ब्राह्मण को भेज दिया। जो शिकारी था उस शिकारी ने इस तोते को एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने सोचा यार इतना अच्छा तोता है, मैं क्या करूंगा, मैं किसी राजा या राजकुमार को दे दूं तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। और इसने ऐसा ही किया। इस ब्राह्मण ने एक राजकुमार को दिया और उस समय जो राजकुमार हैं वो कौन है हमारे, तो रतन सिंह। उस समय राजा नहीं थे, राजकुमार थे। रतन सिंह के जो पिता है समर सिंह, उनका शासन हुआ करता था। तो यहां क्या है कि रतन सिंह को दिया।
अब तोता रतन सिंह से बात करने लगा। तो तोता एक दिन रतन सिंह से बोला, रतन सिंह आप बहुत सुंदर हो, और आप एक बात जानते हो, अपन को कोई ये कहे कि आप बहुत सुंदर हो तो अपना सीना जो है 56 इंच का हो जाता है। रतन सिंह का भी सीना 56 इंच का हो गया। इसके बाद में तोता बोलता है, तोता ने पहले क्या बोला कि रतन सिंह जी आप बड़े सुंदर हो। उसके पश्चात बोला लेकिन क्या? बोला लेकिन आपसे भी कोई बहुत सुंदर है। बोला यार मेरे से सुंदर कौन है? तब इस तोते ने बताया कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मिनी जो है बहुत सुंदर है, जिसके गोरे गोरे हाथों में हम रहा करते थे। वो तो साली बोला हमारी दशा खराब थी। उस दिन पिंजरे से हम निकल गए और सैर सपाटे के लिए निकले थे, मौज मस्ती के लिए निकले थे, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन मार्ग भूल के यहां आ गए। बोला कितनी सुंदर है? बोला बहुत सुंदर है, उसकी मैं अपने शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकता, बहुत ब्यूटीफुल है। बोला तो तोते ने रतन सिंह से आगे कहा कि तू कहे तो मैं तेरी बात कर लू उससे। रतन सिंह को लगा यार इतनी सुंदर है तू, क्यों नहीं अपनी बात हो जाए उससे। तो रतन सिंह ने कहा ठीक है। तो तोते ने कहा चलो चलना पड़ेगा सिंहल द्वीप, मतलब श्रीलंका। तोता और रतन सिंह दोनों सिंहल द्वीप पहुंच गए, मतलब श्रीलंका पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात रतन सिंह बोला यार अब मिला उस राजकुमारी पद्मिनी से। तो तोते ने कहा कि तू यहीं ठहर, मैं बुला के लाता हूं। तो रतन सिंह को एक शिव मंदिर जो वहां पर था कोई, उस शिव मंदिर में रतन सिंह जो है वो ठहर गया। और तोता गया रानी पद्मिनी के पास, मतलब उस समय राजकुमारी थी तो राजकुमारी पद्मिनी के पास। और रानी पद्मिनी ने जब तोते को देखा तो देखते बोले रत्न कहां चला गया था। तो उसने बताया कि ऐसे समय पिंजरे से निकला था और ऐसे पहुंच गया। अब वहां एक चित्तौड़गढ़ रियासत है, वहां का एक राजकुमार आया है, वो आपसे शादी की इच्छा रखता है। तो अपनी कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो एक बार आप देख जरूर लेना, राजकुमार बड़ा अच्छा है। पद्मिनी को खूब प्रशंसा जब तोते ने की रतन सिंह की, तो पद्मिनी राजी होगी, चलो मिलते हैं। मिलने में क्या हर्ज है, बैठता है तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, जय राम जी की हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि ये जो तोता है वो जो ये पद्मिनी थी उसको लेकर के रतन सिंह के पास पहुंचा। जब 30-40 मीटर की दूरी पर थे, इतनी दूर से ही रतन सिंह ने पद्मिनी को देखा और देखते ही जो रतन सिंह है वो देखते ही बेहोश हो गया। मतलब इसकी इतनी तगड़ी सुंदरता थी कि देखते ही रतन सिंह क्या है, पद्मिनी को देखते ही बेहोश हो गया। मतलब ये तो एक बेहोश की दवाई थी। अब पद्मिनी आई, उसको जगाया, लेकिन साहब बेहोश हो गए थे, उठे ही नहीं। तो पद्मिनी ने क्या किया, शिव मंदिर में चंदन रखा हुआ था, और चंदन से रतन सिंह के सीने पर एक लाइन लिख दी, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहता है तो आसमान जैसे 7 पर्वत है उनको पार करके आजा, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। बोला आजा। तो ये यहां लिख के चली गई पद्मिनी, क्योंकि उस समय रतन सिंह क्या था, बेहोश था। छाती पर लिखी थी लाइन और चली गई। आसमान जैसे 7 पर्वत क्या है कि उस समय श्रीलंका के 7 ऊंचे पर्वत थे, उन्हीं को उसने कहा था कि आसमान जैसे 7 ऊंचे पर्वत। रतन सिंह को घंटे 2 घंटे बाद में होश आया और बड़ा दुख हुआ कि यार इतनी सुंदर थी और मैं ढंग से देख भी नहीं पाया, साला देखते ही बेहोश हो गया। अब रतन सिंह ने देखा तो उसने अपनी छाती पर एक लाइन नजर आई, उस पर वो लाइन लिखी हुई थी कि 7 आसमान जैसे जो पर्वत है उनको पार करके अब मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। रतन सिंह ने श्रीलंका के जो पर्वत थे उनको पार किया। अब रतन सिंह और पद्मिनी की मुलाकात जो है होने लगी, उनकी मुलाकातें होने लगी। दोनों एक पार्क में मिला करते थे। और आप जानते हो प्यार छुपाए नहीं छुपता, एक दिन दुनिया वालों को पता चल ही जाता है। और एक दिन हुआ क्या कि एक गंधर्व सेन है उसी पार्क में घूमने चला गया जहां रतन सिंह बाबा जी के वेश में रहा करता था, जहां पर पद्मिनी और रतन सिंह की मुलाकात होती थी। अब हुआ क्या कि गंधर्व सेन ने रतन सिंह को देखा एक ब्राह्मण के वेश में, बाबा जी के वेश में। तो गंधर्व सेन बड़ा तेज तर्रार राजा था, उसने देखा सारा यार ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकता,
क्योंकि इसके शरीर का जो तेज है रतन सिंह का कुछ और ही कह रहा है। तो सैनिकों का कहा, यार सैनिकों, इस ब्राह्मण को पकड़ के ले चलो, मुझे इस पर डाउट है। यहां तो मेरी पदमनी आती है इस समय घूमने के लिए, ये बाबा जी यहां क्या कर रहा है। अब गंधर्व सेन जो है रतन सिंह को पकड़ के दरबार में ले गया और दरबार लगा हुआ था। गंधर्व सेन ने पूछा रतन सिंह से कि आप हमें बाबा जी प्रतीत नहीं होते, आपके शरीर का तेज तो हमें कुछ और ही कह रहा है, बताइए आप कौन हैं। तो रतन सिंह ने कहा कि महाराज, यदि हम आपको ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते तो हमारा सर जो है वो कलम कर दीजिए। गंधर्व सेन बड़ा ईमानदार राजा था, उन्हें यह पता ही नहीं था कि इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है, तो कैसे उसको सजा दे दे। फिर गंधर्व सेन बोला कि नहीं, आप सत्य बताइए, आप कौन हो। फिर रतन सिंह बोला कि महाराज, आपको असत्य लगता है तो हमारा जो सिर है वो कलम कर दीजिए। अब गंधर्व सेन को बड़ी टेंशन हुई, यार आदमी कौन है ये, मुझे तो देखते लग रहा है कि ये बाबा जी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, ये कुछ और है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है ये। अब गंधर्व सेन बोला कि जा, अगर तूने 100 गुनाह भी किए वो माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे सत्य बता, तू कौन है। इतना कहते ही रतन सिंह को जोश आ गया, क्योंकि क्या कहा उसने कि 100 गुना माफ कर दूंगा मैं तेरे। तो रतन सिंह बोला कि महाराज सुनिए, अब आज देखा है आपने मुझे, और मैं तो आपकी पुत्री के चक्कर में 12 साल से यहीं पड़ा हूं। मतलब रतन सिंह 12 साल तक रानी पद्मिनी को पाने के लिए श्रीलंका में रहा। अब देखिए, यहां 12 साल तक रहा। गंधर्व सेन ने सोचा, यार, उसने पूरी बात बताई रतन सिंह ने। इसने बताया कि मैं चित्तौड़गढ़ का एक राजकुमार हूं, ऐसे ये तोता गया था उधर, ऐसे हमारी वार्तालाप हुई थी। उसके पश्चात बोला मैं इस तोते के साथ आया था और 12 साल हो गए। तो गंधर्व सिंह ने सोचा, यार, जो एक राजकुमार है, कई शादियां जिसकी हो सकती थी, वो अपनी पुत्री के लिए कष्ट सह करके यहां एक ब्राह्मण का वेश धारण करके यहां रहता है, तो अपनी पुत्री को हमेशा खुश रखेगा। अब बाप को क्या चाहिए, पुत्री को चाहने वाला अच्छा बीज चाहिए, और क्या चाहिए। तो गंधर्व सेन ने सोचा कि यार, जो इस प्रकार कष्ट सह सकता है, कल रोटी टुकड़ा भी बना सकता है उसके लिए। तो कहने का मतलब गंधर्व सेन उससे खुश हुआ। और क्या हुआ कि शादी कर दी, और क्या होना था। अब शादी होने के पश्चात रतन सिंह रानी पद्मिनी को लेकर के चित्तौड़गढ़ आ गया, और जो चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी आ गई तो ये हमेशा घूंघट में रहा करती थी, और वैसे भी राजपूतों में इनमें घूंघट प्रथा ज्यादा थी। रानी पद्मिनी चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाती थी, केवल किसको दिखाती थी, रतन सिंह को। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था और रानी पद्मिनी दान दे रही थी। उस समय एक राघव चेतन नामक जादूगर था, राघव चेतन। इस राघव चेतन को काला चेतन भी कहते हैं, काला चेतन भी कहते हैं। तो ये उस समय दान ले रहा था। हुआ क्या कि आपने एक गाना सुना होगा कि लाल दुपट्टा उड़ गया है हवा के झोंके से, और बेरी ने देख लिया धोखे से। और कहने का मतलब यह है कि हवा के झोंके से रानी पद्मिनी का घूंघट हट गया, और राघव चेतन ने रानी पद्मिनी को देखा, और देखते राघव चेतन बेहोश, क्योंकि रानी पद्मिनी तो बेहोश की दवाई थी। अब जो राघव चेतन के साथी थे, वो राघव चेतन की टांगड़ी पूंछड़ी जो की थी पकड़ पकड़ा के साइड में ले गए, पानी की कई बाल्टियां डाली। जब जाकर के राघव चेतन को होश आया, राघव चेतन जो है होश में आने के पश्चात बोला कि आज ही देखिए इतनी सुंदर जो है औरत, आज देखिए, आज के पहले मैंने इतनी सुंदर औरत कभी देखी ही नहीं है। बोला बहुत सुंदर थी। अब ये जादूगर था राघव चेतन। इस राघव चेतन ने क्या किया कि काला जादू है वो प्रारंभ कर दिया। काला जादू क्या होता है, रविवार का अखबार आए उसमें देखना।
कुछ मौलवियों के इनके ऐड देखे होंगे आप लोगों ने, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि धरती में गड़ा हुआ धन प्राप्त कीजिए, शत्रु से बदला ले, खोया हुआ प्रेम प्राप्त करे। इस प्रकार की बातें जो हैं, या दूसरी को अपनी बनाए, तो इस प्रकार की बातें ऐड आते हैं मौलवियों के इनके। कहने का मतलब इसने तंत्र विद्या प्रारंभ कर दी कि तंत्र विद्या के द्वारा मैं पद्मिनी को मेरी बना लूंगा, और इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन रतन सिंह को पता चल गया। रतन सिंह को जब पता चला तो रतन सिंह ने कहा 12.5 साल से मेहनत करके लाया यार, तू कैसे ले जाएगा बता इसको। राघव चेतन को रतन सिंह ने मारी 2 लात, और रतन सिंह ने जब राघव चेतन की लात मारी तो राघव चेतन चला गया दिल्ली। कहां चला गया? दिल्ली। अब चर्चा करते हैं दिल्ली किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास गया था। तो आगे की कहानी अब चर्चा करते हैं अपन कि वहां जाकर के उसने क्या किया। बात करते हैं। अब अपन ने देखा कि जो राघव चेतन है, राघव चेतन, वो सीधा कहां चला गया? दिल्ली। अब दिल्ली का उस समय राजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया और जाके बोला कि और महाराज सुनाइए क्या हाल है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी बोला कि मेरे बड़े ठाठ हैं, बोला मैं पूरे भारत का सम्राट हूं, मेरे हरम में बहुत सी बेगमें हैं। इतना बोलते राघव चेतन बोला कर खाकी बेगम है? सारी बेगम का एक है रतन सिंह के, और उसका नाम है रानी पद्मिनी। इतनी सुंदर है महाराज कि जब रतन सिंह उसको देखने गया था तो देखते ही बेहोश हो गया। और तो और सुनिए महाराज, हमने भी जब उनको पहली बार देखा तो देखते महाराज बेहोश हो गए। महाराज इतनी सुंदर है वो कि जब वो पान का पीक गिरती है ना तो कंठों से नजर आता है। बोला पान का पीक। इतना ही नहीं महाराज, जब वो पानी पीती है तो बोला पानी भी नजर आता है। कहने का मतलब राघव चेतन ने रानी पद्मिनी की बहुत प्रशंसा की अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी को लगा साला यार ऐसी है तो मेरे हरम में होनी चाहिए यार, रतन सिंह के पास कैसा है। तो इसने अपने आदमी भेजे, जाओ बोला उसको ले आओ। अब अलाउद्दीन खिलजी के कुछ लोग रतन सिंह के दरबार में आए और आगे बोला कि रानी पद्मिनी जो है उसको आप अलाउद्दीन खिलजी के हरम में भेज दे। रतन सिंह का सवाल ऐसे कैसे भेज दे, 12 साल लागे चलाने में, तो मना कर दिया। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया जनवरी 1303 में। आक्रमण कब किया? जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण किया? तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अब देखिए चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है बहुत सुदृढ़ दुर्ग है, बहुत शानदार दुर्ग है। इसके 7 तो दरवाजे हैं, और ये जो दुर्ग है बहुत मजबूत है। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। और इसके 7 दरवाजे हैं, दरवाजों को तोड़ना संभव नहीं था। अलाउद्दीन आ गया और दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले रखा, लेकिन दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सका। आप जानते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती थी, और 84 पानी के तालाब हैं। अब हमें जीने के लिए क्या चाहिए? 2 ही चीज चाहिए, अनाज और पानी। तो चित्तौड़गढ़ में ये दोनों ही चीजें जो हैं पर्याप्त थी। अब जनवरी में अलाउद्दीन खिलजी आया और अगस्त तक पड़ा रहा, अगस्त तक वही रहा, अगस्त 1303 तक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पार नहीं पड़ी। पार नहीं पड़ी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़गढ़ में प्रवेश नहीं कर सका। अब सारी इज्जत खराब हो गई कि यार इस औरत के चक्कर में आ तो गए, अब जाए कैसे वापस। तो अलाउद्दीन ने सोचा यार कुछ उपाय करते हैं। तो उपाय की, और एक आदमी फिर भेजा, एक राजदूत भेजा रतन सिंह के दरबार में। आकर के राजदूत रतन सिंह के दरबार में बोला नहीं चाहिए तेरी रानी पद्मिनी हमें,
हमें उसकी केवल एक झलक दिखला दे कि अलाउद्दीन ने कहा है कि नहीं चाहिए तेरी रानी पद्मिनी, बस कम से कम यार 8 महीने हो गए इधर पड़े हैं, एक बार उसकी एक फोटो तो दिखा दे, एक बार उसके दर्शन करवा दे यार, दर्शन करके चले जाएंगे बोला हम तो, लेकिन यार इतने दिन हो गए, कम से कम दिखा तो दे यार वो क्या चीज है। अब रतन सिंह ने कहा ऐसे कैसे दिखाई मेरी लुगाई, बताओ कैसे दिखाई, नहीं दिखाऊं। तो बाकी दरबारी बोलेगी महाराज 8 महीने हो गए, सारे अंदर ही अंदर पड़े हैं, ना किसी रिश्तेदारी के यहां जा पाए ना कहीं और जा पाए, तो देखना ही तो चाहता है महाराज, एक बार बोला इसको दिखा दो और ये देख के चले जाएंगे। तो कहते हैं कि रतन सिंह बड़ी मुश्किल से राजी हो गया दिखाने के लिए, लेकिन रतन सिंह ने कहा ऐसे नहीं दिखाऊंगा फेस टू फेस, तो बोला मैं दूर से दिखाऊंगा। तो ऐसा कहते हैं कि रानी पद्मिनी का जो महल है उसकी जो सीढ़ियां, वो रानी पद्मिनी का जो महल है वो एक सरोवर में बना हुआ, एक तालाब में, उसकी सीढ़ियों पर खड़ा किया गया था पद्मिनी को। पद्मिनी का जो चित्र बना था वो जल में बना था और जल का चित्र बना था एक महल में। तो वहां पर जो है रतन सिंह जो है अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने उस शीशे में देखा था, मतलब रानी पद्मिनी को डायरेक्ट उसने नहीं देखा, मतलब रानी पद्मिनी का चित्र जल में बना, जल का चित्र जो बना एक शीशे में बना, कांच में बना, दर्पण में बना और उसमें देखा था। जब उसने देखा तो और भी ज्यादा सुंदर लगी। आप जानते हो कि अपन दूर से जब किसी कांच में अपनी तस्वीर देखते हैं तो अपने जैसा सुंदर सा संसार में कोई अपन को दूसरा लगता ही नहीं है, लेकिन जब नजदीक आते हैं तो औकात नजर आ जाती है। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने लगा साला जितना बताया था उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जितना बताया था उससे भी क्या है सुंदर है, तो क्यों न मैं इसको लेकर ही जाऊं। ऐसा कहते हैं कि रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को दरवाजे तक छोड़ने आया था। जब छोड़ने आया तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया था, धोखे से बंदी बना लिया था। अब जब धोखे से बंदी बना लिया, तलवार रतन सिंह ने यहां लगा दी तो रतन सिंह की सेना कुछ नहीं कर सकी और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बना करके ले गया। अब रानी पद्मिनी के पास कोई चारा नहीं था, तो रानी पद्मिनी ने क्या किया, एक संदेश भिजवाया। किसके पास, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे हरम में आने को तैयार हूं अलाउद्दीन खिलजी, और सुन मैं अकेली नहीं आ रही, मेरी 1600 दासियां भी मेरे साथ आएगी। कितनी दासियां, 1600 दासियां। इसलिए पालकियों की व्यवस्था की जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सारे एक के साथ 1600 फ्री मिल रही है, क्यों न फायदा उठा लिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1600 पालकियों की व्यवस्था कर दी। अब देखिए इन पालकियों में रानी पद्मिनी नहीं गए तो गए कौन, गोरा बादल जैसे महान योद्धा। गोरा और बादल, अब प्रश्न बनता है कि गोरा बादल कौन है। तो देखो आपस में तो ये चाचा भतीजा है, भतीजा, आपस में चाचा भतीजा है और रतन सिंह के सेनापति हैं। रतन सिंह के क्या है, ये सेनापति हैं और रानी पद्मिनी के क्रम से चाचा और भाई है। गोरा जो है पद्मिनी का चाचा है और बादल वैप और भाई था। ऐसे महान जो योद्धा थे उनको उन पालकियों में बिठाया गया। तो इस प्रकार 1600 पालकियों में सैनिक पहुंचे थे और थे नहीं, मतलब दासियां या रानी पद्मिनी नहीं गई थी। अब रानी पद्मिनी ने चालाकी से एक चिट्ठी, एक संदेश और भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास और कहा कि हे अलाउद्दीन, मैं तेरे हरम में आने को तैयार हूं, मैं चाहती हूं कि मैं अंतिम बार मेरे पति जो है रतन सिंह उनके एक बार दर्शन अवश्य कर लूं। तो ऐसा कहते अलाउद्दीन मान गया। तो पद्मिनी ने जो संदेश भेजा था उसमें था कि मेरी जो पालकियां हैं वहीं पर उतारी जाए जहां मेरे पति को बंदी बनाया गया है। तो कहते हैं कि जो पालकियां थी वहां पर उतारी गई जहां रतन सिंह को बंदी बनाया गया था। अब पालकियों में पद्मिनी नहीं थी, पालकियों में तो गोरा बादल जैसे महान योद्धा थे। ऐसा कहते हैं वहां से निकले गोरा बादल जैसे योद्धा
और रतन सिंह को मुक्त करवाया, फ्री करवाया, छुड़वा लिया यहां से। कुछ विद्वान कहते हैं कि रतन सिंह यहीं पर युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कुछ कहते नहीं नहीं इधर नहीं मरा, तो बोला किधर मरा, बोला यहां से भाग गया था और रास्ते में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पकड़कर रतन सिंह की हत्या कर दी। कुछ विद्वान कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो तुम बता दो जी कैसा हुआ। बोला रतन सिंह अपने घर आ गया, मतलब चित्तौड़गढ़ आ गया। जब चित्तौड़गढ़ आया तो दरवाजे पर ही मिल जाती है रानी पद्मिनी और खूब रोती है उसको अपनी बहू में लेकर के। अब रतन सिंह जी उसे समझाते रहे बावली कि मैं आ गया, अब क्यों रोती है। लेकिन इतना कहने के पश्चात रानी पद्मिनी और ज्यादा विलाप करने लगती है। रतन सिंह फिर उसे कहता है कि पागल हो गई है क्या, मैं जीवित आ गया हूं, फिर तू क्यों रो रही है। तब रानी पद्मिनी ने क्या किया, एक लेटर निकाला और लेटर निकाल करके रतन सिंह को दिया और बताया कि आपको जब बंदी बना लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो कुंभलगढ़ के राजा देवपाल ने मुझे प्रेम प्रस्ताव भेजे हैं कि बाप कणु वो कुंभलगढ़ वालों राजा देवपाल से देख मैंने लेटर लिखो। आ लेटर में लिखा है कि तन टेंशन करवा की जरूरत को ने, तेरे लिए तो मैं हूं ना। बोला रतन सिंह को ले गए, कोई बात नहीं है जान, मैं हूं। बोला तू टेंशन मत ले। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई इस प्रकार से लेटर लिखे आपकी पत्नी को, तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं ना। तो देवपाल ने जब लेटर लिखे, कहाँ का राजा बताया मैंने भी, कुंभलगढ़ का। अब ये सारी कहावतें हैं, क्या सही है क्या नहीं है इसके बारे में कोई विशेष सत्य नहीं होते हैं। तो कुंभलगढ़ के राजा जो थे देवपाल, इस देवपाल ने बोला लेटर लिखे हैं। तो यहीं से रतन सिंह वापस आ गया। अब आप देखिए रतन सिंह कई दिनों से बंदी बनाया गया था, भूखा प्यासा तिसाया था, उतनी शक्ति रही नहीं और देवपाल के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अब अलग अलग कहानियां हैं। रानी पद्मिनी थोड़ा बर्दाश्त करती, 2-3 दिन बाद में चिट्ठी दे देती, बाद में निकाल के दे देती। अरे भाई इतने दिन से आया तो आते ही पतिदेव को ये बात बताने की जरूरत कहां थी। तो ऐसा कहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ ईश्वर ही जाने, ये कहानियां है इतिहास की। कोई वहां सीसीटीवी कैमरा लेके नहीं बैठा हुआ था कि वहां क्या हुआ। अब देखिए यहां चित्तौड़गढ़ पर जो अधिकार हो गया वो किसका हो गया था। ऐसा कहते हैं कि जब रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ तो यहां पर जोहर हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहां पर जोहर हुआ था। तो देखिए उसकी चर्चा अपन करते हैं, इस जोहर की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां जो जोहर हुआ वो अगस्त 1303 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, रानी पद्मिनी। और देखिए लगभग 1600 महिलाओं ने यहां जोहर किया था। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर वो साका मानते हैं। इसके साथ में ये राजस्थान का दूसरा जोहर या दूसरा साका है। देखो क्या होता है, 3 शब्द काम में लिए जाते हैं यहां। एक होता है केसरिया, एक होता है जोहर और एक है साका। ये क्या है कि युद्ध में जब कोई व्यक्ति जाता है और केसरिया रंग के कपड़े पड़े, किस रंग के? केसरिया रंग के कपड़े पहन करके, आना बाना धारण करके यदि वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति का मतलब है वो युद्ध करता हुआ शहीद हो जाता है, तो उसे कहते हैं केसरिया करना। पीछे से उनकी जो रानियां वगैरह होती है वो या तो आग में कूद करके अपने प्राण त्याग देती है या पानी में कूद करके, तो इसे कहा जाता है जोहर कहा जाता है। रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इस प्रकार के जोहर वगैरह करती थी, क्योंकि उनको मरना तो बाद में भी था। अगर ये जोहर नहीं करते तो उनके साथ में बहुत बड़ा गलत व्यवहार किया जाता। शत्रु सेना का जब दुर्ग पर अधिकार हो जाता तो शत्रु सेना इन महिलाओं को कई प्रकार की यातनाएं दे करके फिर इनकी हत्या कर दिया करते थे। तो इस प्रकार महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर करना पसंद करती थी। जहां केसरिया भी हो जाए और जहां जोहर भी हो जाए
तो उसे कहा जाता है साका। केसरिया और झोर दोनों हो तो साका, अगर दोनों में से एक ना हो तो अर्ध साका। जैसे आप पढ़ोगे कभी कि जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे, वहां केसरिया हुआ था लेकिन उधर जौहर नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये अपन ने जौहर की चर्चा की है। तो चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ अगस्त 1303 में और नेतृत्व किया रानी पद्मिनी ने, जो कि लगभग 1600 महिलाओं के साथ इन्होंने जौहर किया था। और राजस्थान का दूसरा जौहर, दूसरा साका आपके मन में आ गया होगा कि दूसरा है तो प्रथम कौन सा है? तो प्रथम 1301 में हुआ था, वैसे 11 जुलाई को हुआ था और 11 जुलाई आप जानते हो जनसंख्या दिवस है। तो 11 जुलाई को जो हुआ था 1301 में, ये राजस्थान का प्रथम जौहर है। और ये कौन से दुर्ग में हुआ था? तो ये रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। हमीर नाम का एक राजा था, वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसकी रानी रंग देवी थी, उसने जौहर किया था और आक्रमण करने वाला तो वही अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस प्रकार ये पहला जौहर है और चित्तौड़गढ़ वाला जो है वो दूसरा जौहर या दूसरा साका है। अब देखिए यहां जो रानी पद्मिनी है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है ग्रंथ से, जिसका नाम है पद्मावत ग्रंथ है। तो पद्मावत ग्रंथ है वो कब लिखा गया? 1540 में। और ये ग्रंथ लिखा किसने था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने ये ग्रंथ लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। अब आपने देखा कि जो घटना घटी है वो कब घटी है? 1303 में घटना घटी है। अभी अपन ने देखा घटना 1303 में घटी है। और यहां पर जो हमें इस ग्रंथ से जो जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ से, तो ये कब लिखा गया था? तो आपने देखा ये 1540 में। अब आप देख लो लगभग 237 साल बाद में ग्रंथ लिखा गया है। तो आप भी बता सकते हो कि क्या इतनी पुरानी घटना सत्य लिखी गई है? आज अपन से कहा जाए कि अपने दादा परदादा सरदादा जो भी हैं उनके बारे में आप लिखिए। पहले बात तो यह है कि अपन उनके नाम जो हैं वो भी नहीं पता हो गए। अगर नाम हमें पता है तो उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, क्या कोई अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, कैसे थे, हम नहीं लिख सकते। तो इस मलिक मोहम्मद जायसी ने इतने साल पहले की कहानी कैसे लिख दी? ऐसा कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो जनता में जाकर के बैठता था लोगों में और एक सुल्फ पिया करता था, बड़े बूढ़ों से कहानी सुनता था। वो कहता था बाबा वो कहानी सुनाओ पद्मिनी वाली। अब कई बाबा अलग अलग फाड़ू किस्म के होते हैं, तो उन्होंने सुनाया कि बहुत सुंदर थी रानी पद्मिनी। बोला ऐसे मेरे सरदादा ने भी थोड़ा सा मतलब राघव चेतन के पीछे खड़ा हुआ था, और जब राघव चेतन बेहोश हुआ तभी बोला मेरे दादाजी ने, परदादाजी जो भी थे उन्होंने आंखें बंद कर ली, वो भी बेहोश होते होते बचे थे। ऐसी ऐसी कहानियां जो हैं लोगों ने बताई और मलिक मोहम्मद जायसी ने वो कहानियां वैसे की वैसे लिख डाली। पर यार कोई इतना सुंदर भी हो सकता है कि उनका जब वो पान का पीक गिरे तो क्या कंठों से नजर आ सकता है? ऐसा संभव नहीं लगता। यदि कोई इतना सुंदर हो सकता है तो आज क्यों नहीं है वो सुंदर? भाई सुंदर आज भी हो सकते हैं, तो आज सुंदर क्यों नहीं है? आज तो चला फेयर एंड लवली का, फेयर एंड हैंडसम का जमाना है, इतना सुंदर आज भी तो होना चाहिए। और वो भी श्रीलंका की कोई राजकुमारी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? उधर के लोग अपने मुकाबले थोड़े से गहरे रंग के होते हैं। लेकिन ये कहानी पूरी झूठ भी नहीं हो सकती। झूठ इसलिए नहीं हो सकती कि जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस प्रकार से उस महल में पद्मिनी को दिखाया गया था, ऐसे सुरंग है वगैरह है, तो वो जो बातें होती है तमाम प्रकार की बातें वो मैच भी करती हैं। तो कहने का मतलब कुछ बातें सत्य हैं और कुछ बातें जो हैं असत्य हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा एकमात्र इतिहासकार है जिसने इस कहानी को सत्य माना है। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी हैं। ये दशरथ शर्मा हैं, वो एकमात्र इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इस कहानी को सत्य माना है, बाकी किसी ने सत्य नहीं माना है। उसके पश्चात देखिए चित्तौड़गढ़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था तो चित्तौड़गढ़ पर अपने बेटे को राजा बना के आया था चित्तौड़गढ़ का, और उसका नाम था खिज्जर खां। किसको राजा बना के आया था? खिज्जर खां। तो इसी खिज्जर खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम जो रखा था वो रखा गया था खिजराबाद रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम जो रखा है वो खिजराबाद रखा था, जबकि बाड़मेर का जो सिवाना दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? बाड़मेर का सिवाना दुर्ग,
और इस दुर्ग का जो नाम रखा था अलाउद्दीन ने वो रखा था खेराबाद। इस दुर्ग पर अलाउद्दीन जो आक्रमण किया था वो 1308 में किया था सीवाना पर। हालांकि खिजरगाह है यहाँ शासक रहा 1303 से लेकर के लगभग 1313 तक रहा। बाद में मूछाला जो मालदेव है, जालोर का थे मूछाला मालदेव, इसको शासक बना करके खिजर खां का ज्यादा मन नहीं लगा तो ये कहां चला गया, फिर चित्तौड़गढ़ छोड़ करके दिल्ली लौट गया था। एक है कि अलाउद्दीन खिलजी के जैसे कारण पूछा जाए कि क्या कारण रहे चित्तौड़गढ़ पर, तो एक तो अपन देख चुके रानी पद्मिनी को पाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। एक अलाउद्दीन खिलजी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी की एक साम्राज्यवादी नीति, कहने का मतलब अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था, ये भी एक कारण था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने हमीर से रतन सिंह से टैक्स की बात की कि टैक्स से इनकार कर दिया था, ये भी कारण माना जाता है। एक रतन सिंह का बढ़ता हुआ प्रभाव है, वो भी एक कारण माना जाता है। कई कारण मानते, लेकिन यह मुख्य कारण जो था वो रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी पाना चाहता था, इसलिए आक्रमण किया था। और देखिए एक फिल्मकार है संजय लीला बंसानी है, संजय लीला बंसानी है, तो इसने एक फिल्म बनाई थी पद्मावत फिल्म, और ये बड़ी विवादित रही। कई बार राजपूतों करनी सेना ने संजय लीला बंसानी को अच्छी तरीके से धोया भी है, क्योंकि कुछ पात्र को लेकर के, जैसे तो अपने घूमर नृत्य है, इनको लेकर के कुछ विवाद था, इसलिए ये थोड़ी जो पद्मावत फिल्म थी वो भी चर्चित रही थी। तो इस प्रकार अपन ने जो है रानी पद्मिनी के बारे में पढ़ा। और एक छोटा सा रतन सिंह का प्रश्न ये ध्यान में रख सकते हो आप कि रतन सिंह का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण। क्या नाम था? रतन सिंह जो है उसका एक छोटा भाई था, और उस छोटे भाई का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण था। इस कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की थी। नेपाल में जो गोहिल वंश है उसकी, अच्छा प्रश्न, हालांकि कभी पूछा नहीं गया लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है कि नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना किसने की है, तो रतन सिंह के ही छोटे भाई जिसका नाम कुंभकर्ण है इसने की थी। कुंभा नहीं है, कुंभा अलग है। रतन सिंह वैसे गोहिल वंश का अंतिम शासक था। गोहिल वंश का अंतिम शासक जो है वो रतन सिंह ही था। इसके बाद में जब हमीर राजा बनता है, पहले मतलब उसने युद्ध किया था जैसा के साथ में, और जब राजा बनेगा तो वो सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। यहाँ गोहिल वंश समाप्त होके, हालांकि जो हमीर था वो गोहिल वंश का ही था, लेकिन उसने किस वंश की स्थापना की थी? सिसोदिया। तो इस प्रकार रतन सिंह को जो है वो गोहिल वंश का क्या माना जाता है? अंतिम शासक माना जाता है। तो रतन सिंह गोहिल वंश का अंतिम शासक था। रतन सिंह के पिता की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि सोमेश्वर जो है समर सिंह जो थे वो इनके पिता थे। तो इस प्रकार अपन ने जो चर्चा की है रानी पद्मिनी के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आपको रानी पद्मिनी की कहानी जो है, रतन सिंह की जो कहानी है, प्रेम भरी कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।